बेटा 18 ग्रुप एलिमेंट में देखना है आपको। फॉर स्पेशली 18 ग्रुप एलिमेंट में फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो पहले। व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज फॉर नोबल गैसेस। अब जानते हो 18 ग्रुप एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज ए व्हाट सर, इट इज कॉल्ड एज ए नोबल गैसेस। बेटा इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए इनर्ट गैसेस। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए इनर्ट गैसेस। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ए एरोजन्स। हाँ बेटा, जिस तरह से आप 17 ग्रुप को आप बोलते हो ना हेलोजन, वैसे 18 ग्रुप को आप एरोजन्स भी बोल सकते हो। और 18 ग्रुप के एलिमेंट की जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे वो कुछ ऐसी है बेटा, NS2 Np6। मतलब देखो वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है सर, वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। और बेटा 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में होने का मतलब है कि वो अपने आप में कैसा है, वो अपने आप में स्टेबल है। दैट मीन्स ये अपने आप में स्टेबल है। तो इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी गई। पहला एटॉमिक रेडियस, ऑब्वियसली बेटा इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगर ये एटॉमिक रेडियस की बात करना है डाउन द ग्रुप के बजाय अलोंग द पीरियड, सो व्हाइल मूविंग फ्रॉम 1A ग्रुप टू 2A ग्रुप, 2A टू 3A, 4A, 5A, 6A एंड 7A अलोंग द पीरियड जाओगे, बेटा एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है अप टू 7th ग्रुप एलिमेंट। एंड आफ्टर 7th ग्रुप जैसे आप जाओगे इनर्ट गैस पे तो एटॉमिक साइज बढ़ जाएगी। तो अलोंग द पीरियड में भी देखो तो ये जो एटॉमिक रेडिया होते हैं हेलोजन्स, आई मीन अपने नोबल गैसेस के, दे आर लार्जर इन साइज एटॉमिक रेडिया। डाउन द ग्रुप तो कॉमन बढ़ेगा, क्यों बेटा, क्योंकि डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू न्यू शेल, तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडिया बढ़ेगा, नो डाउट हियर। सेकंड पार्ट बेटा आयनेशन पोटेंशियल की बात करो। आप जानते हो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इज इट क्लियर? लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है इन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो वैलेंस शेल से बाय प्रोवाइडिंग हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इनकी जो फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा वो एक्सेप्शनली हाई होती है ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। बाद में तो वही है, एज वी आर कमिंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, आयनेशन एनर्जी डिक्रीजेस। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं सर, ये सारे के सारे गैस हैं, ऑब्वियसली इनकी बॉइलिंग पॉइंट तो कम होना चाहिए। हाँ सर, मैंने जो भी लिखा लो बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अब देखो बेटा ये आपका हीलियम है, ये आपका हीलियम है। अब जैसे ही नीचे आओगे ये आपका नियॉन है। बेटा जैसे ही नीचे आओगे बड़ा सा आर्गोन है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो साइज बढ़ने से बेटा अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स या टू गैस एटम्स बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो साइज बढ़ने से सरफेस एरिया बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। और ऑब्वियसली बेटा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर? तो लिख लो बेटा इसको यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बेटा पॉइंट नंबर 4 देखिए, दैट इज ए लिक्विफेक्शन ऑफ द और ईज ऑफ लिक्विफेक्शन। ऐसा कौन सा गैस है जो इजीली लिक्विफाई हो सकता है और ऐसा कौन सा गैस है जो इजीली लिक्विफाई नहीं होगा। तो भाई हम इतना बोलेंगे, जिसकी साइज बड़ी उसमें सरफेस एरिया ज्यादा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो उसका लिक्विफेक्शन भी ज्यादा। तो पॉइंट नंबर 4 वी कैन से सर, पॉइंट नंबर 4 इज द ईज ऑफ लिक्विफेक्शन। पॉइंट नंबर 4 इज द ईज ऑफ लिक्विफेक्शन। ऐसे कौन से गैस मॉलिक्यूल जिनकी लिक्विफेक्शन आसानी से हो सकती है। तो भाई ईज ऑफ लिक्विफेक्शन बता सकते हैं हम, दैट इज ए वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि देखो बेटा हीलियम की साइज छोटी है, देन नियॉन, देन आर्गॉन, देन क्रिप्टॉन एंड देन ज़ेनॉन। तो देखो बेटा ज़ेनॉन की साइज बड़ी, सरफेस एरिया ज्यादा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो लिक्विफेक्शन भी ज्यादा। हेंस ईज ऑफ लिक्विफेक्शन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सर इट विल बी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बेटा ये सब एनसीईआरटी में लिखा है, लिखना पड़ता है और आपको भी देखना पड़ता है, बट डोंट वरी, ऐसे कोई क्वेश्चन नीट में या आईआईटी मेंस में नहीं पूछते हैं, राइट। बट सॉलिबिलिटी देखिए, पॉइंट नंबर 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज। सर सॉलिबिलिटी ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट। हाँ बेटा अब हम सॉलिबिलिटी की बात करेंगे, यस। अब देखो जिसकी साइज ज्यादा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, जिसका लिक्विफेक्शन इजीली हो गया, तो ऑब्वियसली सॉलिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप विद इंक्रीज इन द साइज।
solubility increases down the group. क्योंकि देखो बेटा, जैसे जैसे अगर लिक्विफेक्शन पॉसिबल है तो उसकी वाटर में सॉलिबिलिटी भी पॉसिबल है, तो इट विल बी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. अब आपको पूछा जाएगा कि सॉलिबिलिटी का एक्चुअली ये इंक्रीज हुआ है वो किस पे डिपेंड करता है. हम बोलेंगे बेटा, जहां पर पोलराइजेशन ज्यादा हो उसकी सॉलिबिलिटी भी ज्यादा हो जाती है. तो हम यहां लिख सकते हैं सर, सॉलिबिलिटी ड्यू टू solubility is due to पोलराइजेशन. बेटा पोलराइजेशन के कारण यहाँ पे सॉलिबिलिटी हो जाती है. अब एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा. देखिए, अगर ये हमारे पास एक आर्गॉन का एटम है, तो आर्गन के एटम में न्यूक्लियस होंगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ऑब्वियसली बेटा यहाँ पर आपके पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, एक वाटर मॉलिक्यूल ले लो, राइट, वाटर मॉलिक्यूल होगा. तो बेटा यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका एक बॉडी कैन से वन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ आर्गॉन बोलो या एटम ऑफ आर्गॉन बोलो, जिसमें कोई चार्ज नहीं है, बट वाटर के पास में चार्ज होते हैं. आप जानते हो क्या है, H का प्लस एंड O का माइनस, राइट. तो सर ये तो हो गया आपका डायपोल. अब इसमें चार्ज नहीं है, तो व्हेनेवर कोई चार्ज मॉलिक्यूल इसके पास में जाएगा तो इस पे चार्ज क्रिएट करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज ए इंड्यूस्ड डायपोल. अब देखो बेटा, डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल के इंटरेक्शन के कारण इन दोनों में बॉन्डिंग आ गई. क्या बॉन्डिंग होगी बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और ये इससे अटैच हो जाएगा और वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा. ये वाला केसेस आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था. व्हाट इज दैट, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑफ 5 टाइप. कैसे बेटा, आयन डायपोल, डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल कॉल्ड एज ए लंडन डिस्पर्शन फोर्स, और आखिरी वाला बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो ये वन ऑफ द टाइप हुई है कि बेटा ये सॉलिबिलिटी जो हो रही है ड्यू टू पोलराइजेशन हो रही है. बॉन्डो भाई, अगर जब ये अट्रैक्ट करेगा तो ये जो बड़ा सा मॉलिक्यूल है ये इस तरह से पोलराइज हो जाएगा, और पोलराइज होके इसके साथ में अट्रैक्शन करा के उसमें सॉल्युबल हो जाएगा. तो हम बोलेंगे सॉलिबिलिटी इज ड्यू टू द पोलराइजेशन. देख लो बेटा इसको भी. राइट बेटा, तो आप ये लिख सकते हो ना, एज डाउन दी ग्रुप, इसी को लिखेंगे हम सर, डाउन दी ग्रुप atomic size increases, but atomic size increases, polarization increases, solubility also increases. एटॉमिक साइज बढ़ गया, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, तो पोलराइजेशन भी बढ़ गया, तो सॉलिबिलिटी भी बढ़ गई. और ये जो सॉलिबिलिटी हो रही है, ये जो दिखा रहे हैं आप सॉलिबिलिटी इज ड्यू टू क्या बेटा, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन. सॉलिबिलिटी इज ड्यू टू डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन. इस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन के कारण ही ये सॉल्युबल है. राइट, ले लो बेटा. अभी हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस. नाउ बेटा वन मोर लिखना है, दैट इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, आप इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोल सकते हो. हम जानते हैं सारे नोबल गैसेस की कॉन्फिगरेशन कैसी है, स्टेबल है. तो ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड हेंस दे आर हैविंग ए लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो आप लिख सकते हो सर यहाँ पर, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन they have no tendency to accept, attract तो नहीं होता बेटा, they have no tendency to accept electron. already stable है, वो बाहर से इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, so they have no tendency to accept electron and therefore
no tendency to accept neutron, and therefore they have large positive value. They have large positive values of electron gain एंथैल्पी। बेटा एक्चुअली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो क्या होना चाहिए, एनर्जी लिबरेटेड नेगेटिव होना चाहिए। अब नेगेटिव होगा कब, अपने आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, एनर्जी लिबरेट करेगा, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी। पर यहाँ पर क्या ऑलरेडी स्टेबल है और इलेक्ट्रॉन तो लेना नहीं चाहेगा, लेकिन आप डालना चाहते हो तो क्या होगा, सुनो, ये आपका नोबल गैसेस है, दैट इज नियोन, ये ऑलरेडी कैसा है, स्टेबल है, राइट। अब आने वाला आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इसके बैलेंस में नेगेटिव, इनमें क्या आ गया, रिपल्शन फोर्स। बेटा इसको रिपल्शन फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए आपको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। बेटा एनर्जी जो आप दे रहे हो तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस चल रहा है, और आप जानते हो जहां भी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन प्रोसेस चलता है उसकी डेल्टा एच की वैल्यू कितनी होती है, पॉजिटिव होती है। हेंस दे हैव ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। इसके साथ साथ एक छोटा सा पॉइंट भी लिख दो, जिस तरह से मैंने अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखा है ना बेटा, उसी फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप एक लाइन में लिख सकते हो। ये सारे के सारे हमारे नोबल गैसेस कैसे है, तो भाई आप लिखो, दीज नोबल गैसेस आर, सर ये मोनो एटॉमिक गैस है, वेरी गुड, क्योंकि सिंगल एटम होते हैं ना बेटा, हीलियम, He, नियॉन, Ne, हाइड्रोजन आपको H के फॉर्म में नहीं आएगा, H2 के फॉर्म में आएगा, ऑक्सीजन डायटोमिक O2, नाइट्रोजन डायटोमिक N2। ये गैसेस कैसे हैं, मोनोएटॉमिक भी है, कलरलेस भी है, ऑर्डरलेस भी है, राइट, और ये गैस भी है, कोई डाउट, इनको कोई टेस्ट भी नहीं होती है। दे आर पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर, दे आर पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर, हाँ बेटा वाटर में पार्शियली सॉल्युबल है। साथ में अगर आप देखो इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, जैसे अभी देखे हमने, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, हमने अभी भी देखे थे। मतलब एक बात खास है बेटा कि यहाँ पर हीलियम जो है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है इसमें, IIT में भी पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन और नीट में भी पूछा गया है। Helium has the lowest boiling point of any known substance. Helium, He, has lowest boiling point. मतलब जो भी आपको एलिमेंट मालूम या सब्सटेंस मालूम है उसमें से हीलियम एक ऐसा है जिसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है। एनसीईआरटी उसकी वैल्यू लिखती है 4.2 केल्विन। अब याद रखना बेटा ये इसकी वैल्यू कितनी है, 4.2 केल्विन, बहुत काम का है ये। It has the lowest boiling point of the known substance, that is 4.2 Kelvin. इतना ही नहीं बेटा, अगर आप हीलियम की बात करो, it has a unusual property of diffusion through most common. It has, helium has, He has unusual बड़ा अनयूजुअल प्रॉपर्टी और डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, हाँ बेटा UN, US, UAL बेटा it has unusual property of diffusion that to be through a most commonly used laboratory material such as a rubber, glass and plastic. So it has unusual property of diffusion through रबर, ग्लास एंड प्लास्टिक। मतलब ये जो लिक्विड है ना, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऐसा, अगर आप लिक्विड को पोर करो तो नीचे जाने के बजाय ये ऐसे ऐसे लिक्विड वेपर के फॉर्म में ऊपर जाता है। लिक्विड ही होता है बट इट मूव्स अपवर्ड। तो इसीलिए पॉइंट को ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, हम ये पॉइंट जरूर लिख सकते हैं कि हीलियम हैज अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन थ्रू क्या बेटा, रबर, ग्लास एंड व्हाट, प्लास्टिक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैस देखिए, इन जनरल अगर आप बात करो तो नोबल गैसेस आर लेस रिएक्टिव, ये इन जनरल की बात है सर। इन जनरल नोबल गैसेस आर लेस रिएक्टिव, मतलब केमिकली इनर्ट तो नहीं बोलेंगे बट एक तरह से बोल सकते हैं कि उसकी रिएक्टिविटी कम है। अब ये केमिकली अनरिएक्टिव बोलो या लेस रिएक्टिव, ये क्यों है? तो दे आर लेस रिएक्टिव ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। दे आर केमिकली लेस रिएक्टिव ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। सर फॉलोइंग रीजंस क्या हो सकता है? अब देखो बेटा, रीजन नंबर 1, पहली बात कि दे हैव ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला होगा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? NH2NP6 दैट इज ऑक्टेट एक्सेप्ट हीलियम, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है सर? NH2 डुप्लेट, लेकिन वो भी स्टेबल ही है बेटा, आपका हीलियम भी स्टेबल ही है। वेरी गुड। सेकंड वाला एक होगा हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड ए वेरी हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको आपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला था ना, वही बेटा आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। अब ये तो इतना तो क्लियर हो गया कि नोबल गैसेस केमिकली इनर्ट है, लेस रिएक्टिव भी लिख सकते हो, केमिकली इनर्ट भी लिख सकते हो, और रीजन तो ये है। लेकिन खास बात क्या हो गया बेटा, नोबल गैसेस की रिएक्टिविटी सबसे पहले ऐसा एक ओकेशनली डिस्कवर्ड हुई, किसी ने सोच के नहीं बनाया कि ऐसा हो सकता है, एक ओकेशनली डिस्कवर्ड होगी। कैसे? बाय रिएक्टिंग ए सर्टेन कंपाउंड, जैसे कि मैं बता दूं बड़ा ओकेशनली डिस्कवर्ड बाय अराउंड 70s, जिसका नाम था नील बार्थलेट। याद रहेगा बेटा, स्पेलिंग के पीछे बच जाओ, कुछ भी नाम हो सकता है, पर नाम तो BARTH होगा, बार्थलेट। बेटा नील बार्थलेट इन 1962 उन्होंने ऑब्जर्व किया इसकी रिएक्टिविटी। वो भी कैसे है कि सबसे पहले उन्होंने एक कंपाउंड बनाया लैब में, जो कि लाल रेड कलर का कंपाउंड था, एंड आई थिंक मुझे जहां तक याद है वो था ऑक्सीजन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, और एक था बेटा प्लैटिनम। देखो फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन भी है और प्लैटिनम भी। सर यहाँ नोबल गैसेस कहाँ है? नहीं है, कहीं भी नहीं है। बट दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय नील बार्थलेट इन लैब इन 1962। अब इसमें देखो खास बात क्या है, उन्होंने सबसे पहले ये रियलाइज करा कि फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज 1175। ही ऑब्जर्व that IP1 of molecular oxygen कितना बेटा? 1175, अपनी बुक में लिखा हुआ है 1175 kg per mole। ये इसकी आयनेशन पोटेंशियल बता दिया। दूसरा, और ये जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की आपको 1175 आयनेशन एनर्जी जो दिख रही है बेटा, वो it is somewhat nearly to the ionization energy of xenon, which is similar to xenon। तो भाई जहां ऑक्सीजन है उसको निकाल के xenon नहीं लगा सकते, तो लगा दिए उन्होंने। देखो जहां ऑक्सीजन है वहां xenon लगा दिए, तो क्या बन गया? हेंस नाउ XePtF6 is a compound obtained by him। बेटा ये जो कंपाउंड था ये रेड कलर का कंपाउंड था, संदीप भी कंपाउंड होगा, आपको उनसे क्या लेना देना बेटा?
पर रेड कंपाउंड था, और उन्होंने ये भी देखा कि इसकी आयनिशन एनर्जी जेनॉन से मिलती है, तो भाई इसको मैं रिप्लेस करके जेनॉन नहीं लगा दूं, और लगा दिया। और लगाने के बाद वो भी कैसे बना है, बाय मिक्सिंग ए PTF6 विद जेनॉन। ये बनाया कैसे होगा भाई, ये जेनॉन को PTF6 में रिएक्ट करा के ये कंपाउंड बना लिया। एंड नाउ वी कैन से कि बेटा नोबल गैसेस के जो कंपाउंड एलिमेंट्स, जो आपके नोबल गैसेस के मोनोएटॉमिक गैस थे, ये जो अनस्टेबल थे, आई मीन जो कि स्टेबल थे और इनर्ट थे, नाउ बताने लगे कि एज वी आर कमिंग डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज बढ़ने से आयनेशन एनर्जी कम हो जाती है और उनकी रिएक्टिविटी हो सकती है, लेकिन किसके साथ, मोस्ट और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हो सकती है। देख लीजिए बेटा इसको। मतलब यहाँ पर ये तो क्लियर होगा बेटा कि नोबल गैसेस में जेनॉन की रिएक्टिविटी देखी गई है। सो जेनॉन इज रिएक्टिंग विथ ए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ए फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन एंड फॉर्म मेनी कंपाउंड। तो अब हम बोलेंगे जेनॉन कैन कंबाइन विथ ए ऑक्सीजन टू फॉर्म इट्स कंपाउंड लाइक ए XeO3 बेटा, XeO4. Xenon can combine with a highly electronegative element fluorine to form XeF2, XeF4, XeF6. हाँ बेटा, अगर आपके बुक में देखो क्रिप्टॉन जो है वो अपना KrF2 बनाता है बेटा, रेडॉन जो है वो अपना RnF2 बना सकता है, बट बाकी के जो हीलियम नियॉन है, आर्गॉन, उसके कोई नए या ट्रू कंपाउंड्स नहीं बनते, ऐसा एनसीईआरटी बोलता है। तो आप भी उसी को याद रखो, राइट? इतना लिख लो बेटा। अब हम कंपाउंड फॉर्म बाय द जेनॉन विद फ्लोरीन कॉल्ड एज जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड देखेंगे। लिख लीजिए यहाँ तक। बेटा अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद में हम देखेंगे ये कंपाउंड फॉर्म बाय द जेनॉन विद फ्लोरीन। बड़ा अच्छा ये है। द फर्स्ट वन इज विल सी जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड। बेटा जेनॉन और फ्लोरीन मिलके आपको क्या क्या दे सकता है, XeF2 दे सकता है, XeF4 दे सकता है, XeF6 भी दे सकता है। हाँ भाई, XeF8 नहीं देगा, मैक्सिमम कितना XeF6 दे सकता है। आप जानते हो सारे के सारे F2 भी सॉलिड है, F4 भी सॉलिड है और F6 भी सॉलिड ही है। गॉट अ पॉइंट। अब बनाने की इनकी मेथड देखो कैसे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सर यहाँ भी जेनॉन विद फ्लोरीन, सर यहाँ भी जेनॉन विद फ्लोरीन और यहाँ भी जेनॉन विद फ्लोरीन। अब ये अगर बनाना है आपको तो टेम्परेचर प्रेशर याद करना पड़ेगा। XeF2 बेटा, XeF4 और XeF6। मतलब यहाँ पर आप जेनॉन और फ्लोरीन में आपका जेनॉन एक्सेस में होगा, एक्सेस ऑफ जेनॉन ऑन कंबाइनिंग विद फ्लोरीन टू फॉर्म XeF2 विच इज ए सॉलिड फॉर्म। और ये F4 बनाने में इनकी रेशियो 1:5 की है, तो ये तो याद करना पड़ेगा बेटा। मैं बता रहा हूँ जेनॉन फ्लोरीन की रेशियो 1:5 की है, और ये F6 बनाने के लिए जेनॉन फ्लोरीन की रेशियो कितनी हो, 1:20 की हो। इतना ही नहीं बेटा, अगर आप प्रेशर देखो तो पहले में 1 बार प्रेशर, हाँ बेटा बहुत ही कम प्रेशर है। अब जैसे फ्लोरीन को ज्यादा ऐड करना, प्रेशर बढ़ा लो तो 7 बार कर लो। सर 1 बार से 7 बार तो सही है, पर यहाँ 60 to 70 बार प्रेशर लगता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ XeF6। इतना ही नहीं, टेम्परेचर देखो कितना आ रहा, 673, सर 573, सर 873। आई थिंक मुझे प्रेशर टेम्परेचर दोनों एक साथ बढ़ा के नहीं लेना पड़ता, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। ये 873 होगा और ये आएगा बेटा आपका 573। सॉरी फॉर दिस वन। सो आपको ये याद करना है, मैं आपको जो बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सर को याद है तो नहीं, आपको ये याद करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 673, 873, 573, 1 बार, 7 बार, 60 to 70 बार प्रेशर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड विद जेनॉन एंड फ्लोरीन। इतना ही नहीं बेटा, XeF6 बनाने का और एक अच्छा मेथड है, और वो है कि XeF4 में O2F2 को डाल दो, वो आपको सबसे पहले XeF6 ही दे देगा। देखो बेटा ऑक्सीजन बाहर निकल गया, इज इट क्लियर? XeF4 में O2F2 डाल दो, व्हाट वी गॉट, XeF6 प्लस O2, और इनकी रिएक्शन की टेम्परेचर है
143 Kelvin is the temperature required for the preparation of XeF6। देख लो बेटा इसे। अब ये तीनों के तीनों जो आपने लिखे हैं ये कैसे हैं? तो देख, ये तीनों के तीनों दे आर द कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसे बेटा? कलरलेस भी है, क्रिस्टलाइन भी है और सॉलिड भी है। इतना ही नहीं, इनका सब्लिमेशन है ना, कैन सबलाइन एट 298 केल्विन। 298 केल्विन पे सबलाइन भी हो जाएगा। बेटा इनकी टेंडेंसी फ्लोरीन देने की है, सो दे आल्सो एक्ट एज ए पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट। एक्ट एज अ पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट। अगर आप इनकी सबकी बात करो ना, दे कैन बी इजीली हाइड्रोलाइज्ड इवन बाय ट्रेस ऑफ वाटर। दे कैन easily hydrolyzed by even trace of water। मतलब पानी का एक बूंद भी गिर जाए ना, वो हाइड्रोलिसिस शो करेगा। क्यों मालूम? सेंट्रल एटम के पास में वैकेंट ऑर्बिटल होती है, और जिस सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो बेटा, इट कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस। जैसे कि अगर मैं बात करूं XeF2 की हाइड्रोलाइसिस करो तो क्या क्या देगा, हम एक अलग से लिखेंगे। आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप जेनॉन की बात करो, अगर ये जेनॉन XeF2 अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा लो, हाँ बेटा ये तो सारे कंपाउंड इजीली अंडरगो हाइड्रोलिसिस इवन इन ए प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर या ट्रेस ऑफ वाटर में हाइड्रोलिसिस तो करेगा। लेकिन आप ये XeF2 को अगर हाइड्रोलिसिस कराते हो तो जेनॉन देगा, HF देगा और O2 गैस भी रिलीज करेगा। गिव्स राइज टू Xe प्लस HF एंड लिबरेट हियर एज ए O2 गैस। हाँ बेटा ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन शोन बाय द XeF2। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर्स की बात करो, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स। बेटा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मेरे पास XeF2 है, तो सेंट्रल एटम जेनॉन जो है उसकी Z वैल्यू निकाला। आई थिंक सबको केमिकल बॉन्डिंग में Z वैल्यू निकालना सीखे होंगे। इसके वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन है, मोनोवैलेंट 2 है, 8 + 2 10, 10/2 5। Z की वैल्यू 5 आना मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन। बेटा sp3d हाइब्रिडाइजेशन मतलब ज्योमेट्री होती है TBP, आप जिसको ट्राइगोनल बाय पिरामिडल कहते हो। बेटा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल तो हो गया, तो Z = आप बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर भी लगाते हो। अब आप देखिए सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में कितने फ्लोरीन है? 2, तो बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर कितने आएंगे बेटा? 3, बिकॉज 3 + 2 = 5। अब ये जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो बनाए हैं आपने, पहले आप 3 इक्वेटोरियल लगा दीजिए, 2 बेटा एक्सियल लगा दीजिए। बेंट रूल के हिसाब से आप जानते हो BENT का रूल है कि लोन पेयर जहां भी हो TBP में सबसे पहले उनको कहाँ लगाना है? यू शुड कीप एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। सर एक लोन पेयर यहाँ दे दिए, एक लोन पेयर यहाँ दे दिए, एक लोन पेयर यहाँ दे दिए, बचे 2 फ्लोरीन ऐसे। तो इससे आपको क्या लगता है? सर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज ए लीनियर। खत्म। दूसरा सर XeF4 की बात करो, बेटा इसकी Z की वैल्यू निकालो, दैट इज 8 + 4 12/2 = 6, मतलब sp3d2। 3 2 5 और 1 6। दैट मीन्स इसकी अगर मैं ज्योमेट्री बात करूं तो OCT ऑक्टाहेड्रल होगा। Z = बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होता है बेटा, तो बॉन्ड पेयर मतलब सराउंडिंग एटम 4 है, तो लोन पेयर 2 होना चाहिए। 4 + 2 6, अच्छी बात है। तो ये जेनॉन है और ये आपका ऑक्टाहेड्रल है बेटा। अब लोन पेयर है कितने? 2, तो एक आएगा अबव द प्लेन, दूसरा आएगा बिलो द प्लेन, बाकी के 4 फ्लोरीन अपने अपने प्लेन में आ गए। तो सर ऐसे जो शेप होते हैं इसको आप क्या कहते हैं बेटा? स्क्वायर बाय पिरामिडल। देखो ये आपका एक स्क्वायर आ गया और एक लोन पेयर अबव द प्लेन, एक बिलो है। शेप इज ए स्क्वायर बाय पिरामिडल। अब आप XeF6 की बात करो बेटा, XeF6 इसको एक्चुअली शेप में ना डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होती है। अगर आप
बुक में देखो समथिंग इट इज रिटन, जहां तक मुझे याद है, एक काम करो ना, स्क्वायर प्लेनर ही कर दो ना। हाँ बेटा, ये स्क्वायर प्लेनर ही है, ये बॉन्ड नहीं है ना, क्योंकि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी सीन बाय ओनली विद द बॉन्ड पेयर, नॉट विद द लोन पेयर, सॉरी फॉर दैट बेटा, स्क्वायर प्लेनर है। एक्सी एक्सिस को देखो, z इक्वल टू 1/2 8 प्लस 6 14/2 इक्वल टू, हाँ ये 8 है ना, प्लस 6 14/2 7, 7 मतलब पेंटागोनल बाइपिरामिडल आना चाहिए। हाँ बेटा, एक्सी एक्सिस में आप देखो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आएंगे, टोटल 7 आ गए। मतलब मैं सीधा सीधा लिख दो, इसकी ज्योमेट्री अगर लिखनी भी है मुझे तो मैं लिखूंगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और इसमें z की वैल्यू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर भी लिखो, तो भाई बॉन्ड पेयर कितने 6, तो लोन पेयर कितना 1, राइट। तो इसका जो शेप आप लिखना चाहोगे ना एनसीईआरटी के हिसाब से, हमारी एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया है, दे हैव ए डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स, दे हैव ए डिस्टोर्टेड octahedral structures, और experimentally बेटा it was found in the gas state, and experimentally, हाँ बेटा ऐसा देखा गया है, and was found experimentally in the gaseous phase, found in gas phase। ये तीनों के स्ट्रक्चर्स हो गए, राइट। इतना ही नहीं बेटा, हम प्रॉपर्टीज भी देखेंगे कि रिएक्शन ऑफ द जेनॉन फ्लोराइड अगर किसी फ्लोराइड आयन से रिएक्ट करेगा तो कैटायन आयन की कॉम्प्लेक्स दे सकता है, उसमें उसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, वो आईआईटी मेंस में पूछे जाते हैं, वो भी करेंगे। इतना स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा अब हम देखेंगे जेनॉन फ्लोराइड की रिएक्टिविटी विद द, देखो जेनॉन फ्लोराइड XeF2, इतना ही नहीं, मैं लिखता हूं XeF6। सर ये किससे रिएक्ट करेगा और ये किससे रिएक्ट करेगा, बेटा इसकी टेंडेंसी हो सकती है इट विल रिएक्ट विद द फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर, फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर, तो ये आपको देगा कैटायनिक स्पीसीज। बेटा ये फ्लोराइड आयन डोनर, तो आपको ये देगा एनायनिक स्पीसीज। लेट मी शो यू, इसका अच्छा सा एग्जांपल आपके लिए है कि बेटा ये जेनॉन का फ्लोराइड है और ये आपका PF5, क्योंकि PF5 में सेंट्रल एटम फास्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, टेंडेंसी टू टेक द इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकती है, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन लिया, क्योंकि इसकी टेंडेंसी एक्सेप्ट करने की ना भाई, तो यहां से लिया, तो जेनॉन से 2 थे, एक चले गया और सर पे पॉजिटिव चार्ज लेके बैठ गया। अब एक फ्लोरीन PF के पास गया तो ऑब्वियसली क्या करेगा सर, वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा और सर पे नेगेटिव चार्ज ले लेगा। तो देखो बेटा ये जो स्पीसीज बनी क्वाड्राइजोबॉट कैटायनिक स्पीसीज बन गई है, गॉट द पॉइंट। हाँ इतना ही नहीं, आप और एक ले सकते हो, लेट मी शो यू। F2 है ना, आपने F4 भी देखा था, XeF4 SbF5, बेटा ये भी फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर ही है, तो ये F4 का बन गया F3 पॉजिटिव, और ये SbF5 का बन गया SbF6 का नेगेटिव। भाई कैटायनिक स्पीसीज तो आ गई ना, मुझे वही बताना था, राइट। इतना ही नहीं, ये जो आपका डोनर देखिए, डोनर के एग्जांपल, सर ये मेटल फ्लोराइड अपना फ्लोराइड इसको देगा, तो बेटा XeF6 बिकम XeF7। अब इसने लिया तो इस पे नेगेटिव, आपका जो M बचा रहेगा वो क्या हो जाएगा बेटा, M पॉजिटिव। वेरी गुड, इसको ऐसे लिखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, भाई पॉजिटिव नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया है। इसमें एग्जाम में पूछा गया है कि आपने जो मेटल M यूज किया है वो मेटल क्या है, तो आपको बताओ बेटा सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, सारे ये जो मेटल M होते हैं, तो दिस M शुड बी वन ए ग्रुप एलिमेंट, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ये सारे आपके मेटल होते हैं, सोडियम फ्लोराइड पोटेशियम फ्लोराइड रुबिडियम फ्लोराइड सीजियम फ्लोराइड, दे ऑल आर द फ्लोराइड आयन डोनर होते हैं, राइट। देख लो बेटा इसे,
बेटा अब आएगा xenon फ्लोरीन के बाद xenon ऑक्सीजन कंपाउंड. व्हाट इज दैट? सी सर xenon ऑक्सीजन कंपाउंड. हाँ बेटा, ऐसे xenon ऑक्सीजन कंपाउंड क्या हो सकते हैं? तो भाई xenon ऑक्सीजन कंपाउंड मतलब आप एक काम करो कि xenon ऑक्सीजन कंपाउंड XeO3 हो सकता है, XeO4 हो सकता है, लेकिन ये बनते कैसे हैं? तो आई विल टेल यू. अगर आपके पास टेट्राफ्लोराइड ऑफ xenon या हेक्साफ्लोराइड है, तो टेट्राफ्लोराइड ऑफ xenon हो या हेक्साफ्लोराइड ऑफ xenon हो, बस आपको करना क्या है, इनकी हाइड्रोलिसिस करानी है. और जब बेटा इनकी हाइड्रोलिसिस करा लोगे तो आपको जो होना है वो कंपाउंड आ जाएगा. कौन सा कंपाउंड होना है सर? XeO3 कंपाउंड होना है. वेरी गुड. बात इतनी नहीं आती बेटा. अगर आप FeF4 की हाइड्रोलिसिस कराओगे, F4 की हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको XeO3 के साथ HF भी आ जाएगा, आपको HF के साथ ऑक्सीजन भी आ जाएगा और आपको xenon भी आ जाएगा. लेकिन आप F6 की हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको O3 के साथ ओनली HF आएगा, XeO3 के साथ HF. तो देखो सर दोनों में डिफरेंसेस कितनी है. F4 से हाइड्रोलिसिस करा लो, ये दो तो कॉमन है, लेकिन F4 से कराओगे ऑक्सीजन गैस के साथ आपको xenon भी आ जाएगा. चलो ये तो मेथड थे मुझे XeO3 बताने के. सर XeO3 होता कैसे है? तो कलरलेस एक्सप्लोजिव सॉलिड होता है बेटा. ये एक कलरलेस एक्सप्लोजिव सॉलिड है, कलरलेस एक्सप्लोजिव सॉलिड होता है XeO3. राइट. सर अगर ये जो आपने हाइड्रोलिसिस कराई ये कैसी थी? तो बोला दिस इज कॉल्ड एज ए कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. हाँ बेटा, ये एग्जाम में पूछा जाता है. ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है. तो सर इनकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है? हाँ होती है बेटा. देखो पार्शियल हाइड्रोलिसिस अगर आप कराओगे तो आपको xenon ऑक्सीजन फ्लोराइड के कंपाउंड मिलेंगे. लेट मी शो यू. अगर ये FCXC है और xenon हेक्साफ्लोराइड ये वाला भी है. अब देखो बेटा, अगर आप हाइड्रोलिसिस कराओगे उसकी कैसे पार्शियल, तो आपको देगा XeOF4. मतलब यहां से बेटा दो फ्लोरीन निकाल के एक ऑक्सीजन लगाए हुए, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2- है. दो नेगेटिव चार्ज निकालो फ्लोरीन का, तो दो फ्लोरीन निकालोगे, एक ऑक्सीजन डाल दिए. वेरी गुड. बाद में बेटा HF. इतना ही नहीं, इसकी और एक टेंडेंसी है, वाटर मॉलिक्यूल बढ़ा लो. देखो अभी एक वाटर था, दो डाल दो, तो भाई यहाँ पर XeO2F2 हो गया. नहीं होगा? देखो बेटा XeOF4, तो बाकी दो फ्लोरीन, दो हाइड्रोजन मिलकर 2HF बाहर. अब यहाँ दो वाटर मॉलिक्यूल लगा लो तो HF तो 4 बाहर आएंगे ना, तो 4 HF तो आ ही गए. पर देखो आपको XeO2F2. तो ये xenon ऑक्सीफ्लोराइड कब मिलते हैं बेटा? पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ xenon हेक्साफ्लोराइड. और ये आपको xenon ऑक्साइड कब मिलते हैं? जब आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ टेट्राफ्लोराइड ऑफ xenon एंड हेक्साफ्लोराइड ऑफ xenon करते हैं तो आपको ये आते हैं. राइट. देख लो बेटा इसे. लेकिन आपको एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि XeOF4 ये क्या है. देखो बेटा XeOF4 ये क्या है? हाँ, इसका फिजिकल स्टेट पूछा गया है. कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड है. कैसा है बेटा ये? कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड. और ये कैसा है? कलरलेस एक्सप्लोजिव सॉलिड. हाँ, इसकी शेप पूछा जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल. ये कैसा है बेटा? स्क्वायर पिरामिडल. और भाई XeO3 को पूछा जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, तो शेप आ जाएगी इसकी कैसी बेटा? पिरामिडल. तो ये आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा पिरामिडल. अगर आप फिर भी आप इसको समझना चाहते हो तो आप ऐसे समझो भाई कि ये XeO3 है, xenon की Z की वैल्यू निकालो बेटा. ये आएगा 8/2 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल. ज्योमेट्री कैसी आई? टेट्राहेड्रल. तो Z इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर. बेटा आप देख सकते हो बॉन्ड पेयर 3 तो लोन पेयर 1. राइट. इसका मतलब
इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, वो पिरामिडल होगी। मतलब अगर आप ड्रॉ करना भी चाहते हो तो एक लोन पे सर पे लगा दो, बाकी के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरह से बाजू बाजू लगा दो। राइट बेटा, ये XCO3 के लिए हो गया। बना लो बेटा इसे। अगर आप ये बनाना चाहो, क्यों सा बेटा, XCOF4, तो Z इज इक्वल टू 1/2, इसके बैलेंस में 8 है, फ्लोरीन के पास मोनोवैलेंट 4 है, 12/2 6, मतलब sp3d2, मतलब इसकी ज्योमेट्री आप देखो उसी थी होगी। हाँ बेटा, तो शेप कैसा आएगा, स्क्वायर पिरामिडल। बना के दे, देखो बेटा इसके शेप बनाने की कोशिश करेंगे। कैसा है बेटा ये XCOF4, इट इज अ स्क्वायर पिरामिडल। मतलब ये स्क्वायर हो गया और ऊपर में एक पिरामिड। लोन पेयर को नहीं देखना है, ओनली स्क्वायर पिरामिडल। राइट, बेटा एनसीईआरटी में एक सवाल पूछा हुआ है, आपने XCF6 का हाइड्रोलिसिस करा लिए और आपको XCOF4 भी आ रहा है और XCO2F2 भी आ रहा है, क्या ये दोनों के दोनों रिएक्शन आपको रिडॉक्स दिखाते हैं? तो बोलना नो। ये बेटा डज नॉट शोज रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसा क्यों? आप देखो बेटा, ये अब भी जेनॉन यहाँ पर +6 है, जेनॉन यहाँ पर अब भी +6 है, और जेनॉन यहाँ पर देखिए बेटा -4 -2 -6 बिकम +6। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ बेटा, -4 -2, ये भी -6 बिकम +6। सो डज नॉट शो रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ xenon remains सेम। हाँ बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ xenon यहाँ पर कैसी है, रिमेन सेम है, इसीलिए डज नॉट शो एनी रिडॉक्स रिएक्शन। ये एनसीईआरटी का आपको स्टेटमेंट है, इसलिए मैंने स्पेशली लिखा के दिया है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बेटा ये जो लास्ट टॉपिक है अबाउट द यूजेस ऑफ नोबल गैसेस में, ये एनसीईआरटी में इस तरह से लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो कि यूजेस ऑफ नोबल गैस में हीलियम की बात कर रहा है। हीलियम कैसा है, एक नॉन इन्फ्लेमेबल गैस है और लाइट गैस है। तो नॉन इन्फ्लेमेबल लाइट गैस होने के कारण इसकी यूज कहाँ की जाती है बेटा, फॉर फिलिंग द बलून विच इज यूज फॉर द मेटलर्जिकल ऑब्जर्वेशंस, है ना। हीलियम के बलून बड़े बड़े होते हैं, ये है। इसके साथ में इसका और यूजेस कहाँ होता है, यूज इन गैस और यूजिंग गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। इसके साथ इसी लिक्विड हीलियम बट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है एज ए क्रायोजेनिक एजेंट। मतलब वो एक ऐसा एजेंट है कि वहां पर पूरा एटमॉस्फेयर कूल कर देगा, तो क्रायोजेनिक एजेंट के लिए यूज किया जाता है कि जहां पर पूरा एटमॉस्फेयर कूल कर दे। टू लोअरिंग द टेम्परेचर बोलो तो भी चल जाएगा। हीलियम इज यूज एज ए डाइल्यूएंट, किसके लिए, फॉर ऑक्सीजन इन द मॉडर्न डाइविंग अपैरेटस। हाँ बेटा, मॉडर्न डाइविंग अपैरेटस में हीलियम यूज किया जाता है। उससे क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज इसकी सॉलिबिलिटी ब्लड में बहुत कम है। अदरवाइज हीलियम की जगह नाइट्रोजन गैस यूज करते थे पहले, तो जब वो मॉडर्न डाइविंग अपैरेटस ओशन में जाके जब बाहर निकलता था तो उसके नाक से, कान से, आंख से ब्लड निकलता था, बिकॉज नाइट्रोजन विल बी मिक्सिंग विद द ब्लड, और जब गैस निकलेगी, जहां जहां से गैस निकलेगी साथ में ब्लड निकलता था। तो नाइट्रोजन को रिप्लेस करा के उन्होंने हीलियम ले लिया, क्योंकि हीलियम की सॉलिबिलिटी ब्लड में बहुत ही कम है। राइट। तीसरा, नियॉन की यूज कहाँ होती है, डिस्चार्ज ट्यूब में, फ्लोरोसेंट बल्ब में होती है। आर्गन की यूज कहाँ होती है, टू प्रोवाइड द इनर्ट एटमॉस्फेयर एट हाई टेम्परेचर। और ऐसे प्रोसेस सिर्फ मेटलर्जिकल पर्पस में ही किए जाते हैं। बेटा जेनॉन क्रिप्टॉन का ज्यादा यूज तो नहीं है, पर यहाँ यूज किया जाता है लाइट बल्ब में, विच इज डिजाइन फॉर द स्पेशल पर्पसेस।
ये सारा टॉपिक जो हमने किया बेटा पी ब्लॉक का, दैट इज अबाउट द 18 ग्रुप एलिमेंट और द नोबल गैसेस एलिमेंट। आई होप आपने सारे नोट्स लिख लिए होंगे बेटा, और मैं आपको जो नोट्स बताए ही है आप देख लीजिए। इट इज एवरीथिंग फ्रॉम द एनसीईआरटी। साथ में ये जो नोट्स बनाए हैं स्पेशली डिजाइन किए कि आईआईटी मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछे गए और नीट में कैसे पूछे गए, सारा माइंड में रखते हुए ये नोट्स बनाए गए हैं और ये आपको दिया गया है। राइट बेटा, तो मैं चाहूंगा प्लीज ये नोट्स को एक बार दो बार रिवाइज कीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लीजिए एंड देन यू ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम एनी मटेरियल बेस्ड ऑन द आइदर आईआईटी मेंस या तो नीट के लिए डेफिनेटली आप लोग सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।